हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परमार डायनेस्टी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पृथ्वीपति शाह तक की सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे उनसे आगे के राजाओं के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो पृथ्वीपति शाह जी के बाद जो अगले राजा आते हैं उनका नाम है फतेहपति शाह। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1664 से लेके 1716 तक। ठीक, ये इतना लंबा ये क्या करते हैं, अपना शासन चलाते हैं। कहाँ? गढ़वाल पे। अब जो इनका ये टाइम पीरियड है इसको हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? तीन हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। ठीक, एक जो पहला फेज आएगा वो आएगा 64 से लेके 68 तक का। उसके बाद 1668 से लेके का 78 तक। और जो उसके बाद जो पीरियड आएगा आफ्टर कितना 78, वो फिर एक जो रियल फतेहपति शाह है उनका फिर वो रीन आएगा। अब ये दो अलग जो हमने टाइमलाइन पढ़ी है इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल करें तो पीछे हम पढ़ के आए थे, जो पृथ्वीपति शाह जी हैं उनके जो सन थे उनका नाम था मेदिनी शाह। क्या नाम था उनका? मेदिनी शाह। लेकिन मेदिनी शाह जी के साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई वो हम पिछले वीडियो में पढ़ के आ गए हैं। तो मेदिनी शाह जी के जो पुत्र थे उनका नाम था फतेहपति शाह। क्या नाम था उनका? फतेहपति शाह उनका क्या नाम था? नाम था। तो ये फतेहपति शाह पृथ्वीपति शाह के क्या हो गए? ग्रैंडसन हो गए। ठीक है, क्या हो गए? ग्रैंडसन हो गए। तो जो अब राजा बनते हैं फतेहपति शाह वो कौन है? ग्रैंडसन ऑफ पृथ्वीपति शाह। तो जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो इनकी एज जो थी वो सिर्फ 7 ईयर की थी। कितनी थी? 7 ईयर ओल्ड थे ये जब इनको थ्रोन पे रखा गया। तो अब बहुत छोटे हैं जो फतेहपति शाह हैं। फतेहपति शाह जो है वो क्या है, बहुत छोटे हैं, यंग हैं। तो उनको राज्य कैसे करना है वो अभी समझ में नहीं आएगा। तो वो अंडर प्रोटेक्शन रहते हैं। किसके? अपने दादाजी के। किसके? अपने दादाजी के। और कब से कब तक? 1664 से लेकर 1668 तक वो किसके अंडर रहते हैं? अपने दादाजी किसके अंदर? पृथ्वीपति शाह के संरक्षण पे वो क्या करते हैं? अपना राज्य चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है, जो सेकेंड टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है, ये मिलता है किसके अंडर प्रोटेक्शन मिलता है? इसमें यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक, इधर पे इसके अंदर जो प्रोटेक्शन मिलता है वो मिलता है रानी कटौची के अंदर। किसके अंदर? रानी कटौची के अंडर। अब रानी कटौची कौन थी? रानी कटौची मदर थी किसकी? फतेहपति शाह की। किसकी मदर थी? फतेहपति शाह की क्या थी? मदर थी। इनके अंडर ये अपना 10 से लेके 11 साल तक का क्या करते हैं? रीन सुचारू रूप से क्या करते हैं? चलाते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पीरियड है 1678 का लेके, वहाँ से ये फिर क्या करते हैं? अपना जो सुचारू रूप से इंडिपेंडेंट रूप से रूल है वो क्या करते हैं? फिर स्वयं अपना चलाते हैं। अब देखते हैं कि जो सोर्सेज हमारे पास हैं कि कहाँ से हमको ये देखने को मिलता है कि फतेहपति शाह के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, उसके हम सोर्सेज के बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में, जो इनके बारे में हमको बताती हैं और उनके राइटर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल राइटर काफ़ी पूछे जा रहे हैं पेपरों में, तो इनको पढ़ना जरूरी है। तो पहली बुक है फतेह शाह करण। पहली बुक कौन सी है? फतेह शाह करण, ये बुक का नाम है। और ये बुक लिखी है जटाधर मिश्र ने। किसने लिखी है? जटाधर मिश्र ने ये बुक लिखी है। ठीक, अगली बुक जो है वो है फतेह शाह यशोवर्मन। यशोवर्मन ये बुक है। और ये बुक लिखी है किसने? रामचंद्र कंडियाल ने। किसने लिखी है? रामचंद्र कंडियाल ने ये बुक लिखी है। अगली बुक आती है वृत्त विचार। ये इम्पोर्टेंट बुक है, ये पूछी भी गई है और आगे भी ये पूछी जा सकती है। ठीक है, वृत्त विचार। और इसके जो लेखक हैं वो हैं सुखदेव मिश्र। कौन? सुखदेव मिश्र इसके क्या हैं? लेखक हैं। और अगले जो हमारे आते हैं, बुक जो हमारी अगली है वो है फतेह प्रकाश। क्या? फतेह प्रकाश अगली बुक है। और इसके जो वो रतन कवि इसके क्या हैं? राइटर हैं। ठीक,
रतन कवि का जो रियल नाम है वो है शेमराम। क्या? शेमराम उनका क्या है? रियल नाम है। ठीक, इनका क्या है? रियल नेम है। और अगली कुछ ये 3 बुकें हैं जो सिंगल राइटर ने लिखी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं। जैसे वो हैं ये, एक तो है छंदसार पिंगल, छंदसार, सॉरी, छंदसार पिंगल। और अगली बुक इनकी है रसराज ग्रंथ, रसराज ग्रंथ। और अगली बुक है इनकी वृत्त कौमुदी। ठीक, वृत्त कौमुदी। और इन तीनों बुक के एक ही राइटर है और उनका नाम है क्या? मतीराम। क्या? मतीराम इनका नाम है। और जो ये वृत्त कॉमेडी बुक है, इसमें फतेहपति शाह की जो तुलना करी है, फतेहपति शाह को जो कंपेयर किया वो किससे किया है? शिवाजी से कंपेयर कर रखा है। ठीक, किससे कर रखा है? शिवाजी से इनको क्या कर रखा है? कंपेयर कर रखा है। ठीक, ये हमको कुछ सोर्सेज मिलते हैं जो कि किसके हैं? फतेहपति शाह के हैं। और ये बुक है कुछ और उनके राइटर्स हैं। ठीक, अब हम जाते हैं कि इनकी रीन पे हुआ क्या क्या था। ठीक सॉरी। अब सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ? 1675 वाले रीन। ठीक, ईयर पे इधर क्या हुआ था कि जो सिख गुरु थे, गुरु राम राय, इनका क्या हुआ था? आगमन हुआ था, अराइवल इनका हुआ था। कहाँ? देहरादून वाले इलाके में। कौन से वाले इलाके में? देहरादून वाले इलाके में इनका क्या हुआ था? ये कहाँ आए थे? भ्रमण पे आए थे। कहाँ? राम राय जी 1675 में। तो फतेहपति शाह ने इनको फतेहपति शाह ने इनको क्या कर दिया था? 3 गांव क्या कर दिए थे? दान दे दिए थे। कितने गांव दान दे दिए थे? 3 गांव दे दिए थे। और वो 3 गांव कौन कौन से थे? खुड़बुड़ा, राजपुरा और चामासारी। चामासारी, ये तीनों गांव उनको क्या कर दिए थे? दान में दे दिए थे। ठीक, तीनों गांव किसको दान में दे दिए थे? गुरु राम राय को इन्होंने क्या कर दिया था? दान में दे दिया था। ठीक फिर उसके बाद अगले ही वर्ष 76 में क्या कर दिया था? गुरु राम राय ने यहाँ क्या बना दिया था? गुरु राम राय ने यहाँ क्या बना दिया था? अपना गुरुद्वारा एक स्टैब्लिश कर दिया था। क्या कर दिया था? गुरुद्वारा क्या कर दिया था? स्टैब्लिश कर दिया था 1676 में। ठीक अब देखिए, अब थोड़ी सी यहाँ पे ना हमें ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। ठीक, ये उत्तराखंड है। ठीक, इस तरीके से उत्तराखंड, ये कुमाऊं और ये आपका गढ़वाल। गढ़वाल पे रूल कर रहे हैं कौन? फतेहपति शाह। और इनके जो अभी यहाँ कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं वो कौन है? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद सेकंड है। ठीक है, एक गरुड़ ज्ञानचंद है, वो पहले हम पढ़ चुके हैं चंद में। ये ज्ञानचंद सेकंड है। ठीक है, ज्ञानचंद सेकंड के साथ गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं हमको फिर से क्या बोले देखने को यहाँ पे मिलता है। अब थोड़ा सा टाइम जंप हम लेंगे तो 1698 से लेकर 1710 तक 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 ईयर तक लगातार कुमाऊं और गढ़वाल पे क्या होता रहा? युद्ध होता रहा। क्या होता रहा? ये वॉर अपनी लड़ते रहे। और इन वॉरों में 2 वॉर हमको क्या देखने को मिलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। उसमें से जो फर्स्ट वॉर है वो है 1699 की। ठीक है, इस वॉर पे क्या हुआ था? ज्ञानचंद ने कहाँ कहाँ इन्वेड किया? गढ़वाल पे। ठीक है, कहाँ इन्वेड किया? गढ़वाल पे। तो और ये बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो जब उन्होंने गढ़वाल पे इन्वेड किया तो इसमें क्या होगी? फतेहपति शाह की क्या होगी? हार होगी। फतेहपति शाह की क्या होगी? वो हार गए। ठीक है, तो हार तो गए लेकिन जो ज्ञानचंद था उसने श्रीनगर पे एक्चुअल रूल नहीं किया। उन्होंने क्या किया? वहाँ किसी को वो क्या कर दिया ऐसे, जैसे राजा को हराया तो राजा तो भाग गए। हमने अभी बोला था क्या कहते हैं कि इनकी कंपेयर हम किससे करते हैं? शिवाजी से कंपेयर करते हैं। तो शिवाजी वॉज अ ग्रेट वॉरियर, लेकिन जब भी शिवाजी की लड़ाइयाँ होती थी और शिवाजी को जब भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो मेरा वो है आपका
जो जिनके सामने वो युद्ध लड़ रहे हैं, तो वो क्या करते थे, कुछ समय के लिए पीछे हट जाते थे और उसके बाद गुरिल्ला टेक्निक अपना के उस पे बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक आक्रमण करते थे और क्या करते थे, वो अपने उस इलाके को अपने अंडर जीत के दोबारा ले आते थे। तो सेम उसी हिसाब पे क्या होता था, फतेहपति शाह भी क्या करता था, पीछे हट लिया तो पीछे उन्होंने युद्ध से अपने कदम पीछे ले लिए, तो ज्ञानचंद ने क्या श्रीनगर पे अपने किसी विश्वास पात्र आदमी को क्या कर लिया, रख लिया। और लेकिन जब 1699 में उसने युद्ध करके अपने किसी उसको रखा कहाँ, श्रीनगर पे किसी को रखा, तो वहां से एज अ विजय अपने वो तो विजयी हुआ है, लेकिन फतेहपति शाह को नीचा दिखाने के लिए वहां से वो नंदा देवी जी की मूर्ति ले आया। क्या ले आया, उनके मंदिर से क्या ले आया, नंदा देवी जी की मूर्ति को कहाँ ले आया, वो कुमाऊं में ले आया। ठीक, कब ले आया, 1699, कहाँ, कुमाऊं, अल्मोड़ा में उन्होंने क्या कर दिया, उसका स्थापना कर दी, कहाँ, अपने अल्मोड़ा पे। तब से हम अल्मोड़ा पे नंदा देवी जी का मंदिर हम क्या करते हैं, वहाँ देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार से 1699 में फतेहपति शाह की हार हुई और नंदा देवी जी की मूर्ति कहाँ आई, कुमाऊं आई। और फिर जो अगला युद्ध होता है, वो युद्ध था आपका दुधौली का युद्ध, 1703 में दुधौली का युद्ध। इसमें कुछ नहीं होता है। अब 1699 में फतेहपति शाह थोड़ा सा पीछे हुए थे, लेकिन उसके और फिर अगले जो 1700 आया, 1701 आया, 1702 आया, उस पे क्या हुआ, उस बीच में क्या किया, फतेहपति शाह ने दोबारा अपनी क्या कर ली, टेरिटरी वापस ले ली। देन फिर अगेन ज्ञानचंद ने क्या किया, अटैक किया। और ये युद्ध कहाँ हुआ, दुधौली करके एक जगह है, इसका अभी एग्जैक्ट तो हम ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं देख सकते, बुकों में दुधौली लिखा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये दूधातौली से हमको क्या करते हैं, रिलेट हम इसको कर सकते हैं कि दूधातौली का जो पठार है, जहाँ से 5 नदियाँ भी निकलती हैं उत्तराखंड की, तो उस पे हम समझ सकते हैं कि ये युद्ध हुआ होगा। तो 1703 में दुधौली का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच, ज्ञानचंद और आपके फतेहपति शाह के बीच। इस युद्ध के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बस जितनी जानकारी हमें थी उतनी हम डिस्कस कर चुके हैं। बस इसमें इतना सा याद रखने वाली बात है कि अगर कभी एग्जाम में आए कि दुधौली का युद्ध कब हुआ था, तो 1703 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था, ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब हमने इनके दो युद्ध पढ़ लिए, अब इनके एक सेनापति के बारे में पढ़ते हैं। किसके सेनापति, सेनापति ऑफ फतेहपति शाह, फतेहपति शाह। अब हम देख के आए पीछे गढ़वाल में जो पवार वंश है, उसका ये एक ट्रेंड रहा है कि उनके जो सेनापति हैं वो काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो सेम एक यहाँ पे भी थे, उनका नाम था पुरिया नैथानी। क्या नाम था, पुरिया नैथानी उनका क्या नाम था, नाम था। अब इनको सेनापति कहें या एडवाइजर कहें, मतलब दोनों एक ही बात है। ये बहुत ही ज़्यादा कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिक शास्त्र में इनको क्या थी, बहुत प्रांगत थे ये, उसमें इनको बहुत नॉलेज थी अपने राजनीतिक शास्त्र में। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, गढ़वाल का चाणक्य भी इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है। गढ़वाल का चाणक्य किसको बोला जाता है, पुरिया नैथानी का। जैसे कुमाऊं का चाणक्य किसे बोला जाता है, हर्षदेव जोशी को बोला जाता है, वैसे ही गढ़वाल का जो आपको चाणक्य देखने को मिलता है, वो कौन देखने को मिलता है, पुरिया नैथानी में देखने को मिलता है। पुरिया नैथानी बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। मतलब जब इनका जन्म हुआ था, तो एक ही गरीब परिवार में क्या हुए थे, पैदा हुए थे। गरीब परिवार में क्या हुए थे, ये पैदा हुए थे। इनके बारे में कहानी है कि एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जब इनके पिता ने इनकी कुंडली एक ब्राह्मण को दिखाई, और वो भी कौन, डोभाल ब्राह्मण थे कोई। कहानी हमें अपने लोक साहित्य में सुनने को मिलती है, डोभाल ब्राह्मण को दिखाई। तो इनकी कुंडली पढ़ के वो बहुत ही ज़्यादा, जो डोभाल ब्राह्मण थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये जो आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, ये तो बहुत ही प्रचंड बुद्धि वाला है, मतलब इसकी बुद्धि बहुत ही तेज है। ये बहुत अपने जीवन में क्या करेगा, बहुत नाम कमाएगा और बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव करेगा। तो डोभाल जी ने कहा कि आप ये बच्चा मुझे दे दीजिए, क्या कर दीजिए, आप ये बच्चा मुझे दे दीजिए। लेकिन उनके पिता ने कहा कि नहीं साहब, एक ही लड़का है, मतलब बच्चा है हमारा, हम कैसे दे दें। तो उन्होंने नहीं दिया। तो जो डोभाल जी हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा बच्चा मत दो, इसकी शादी मेरी बेटी से करा दो। इसकी शादी किससे करा दो, मेरी बेटी से करा दो। तो इनकी क्या होगी, अब ये दामाद बन गए, इनके इन डोभाल ब्राह्मण जी के क्या बन गए, दामाद बन गए। उसके बाद जो इनकी शिक्षा दीक्षा जो भी हुई, वो सब इन्हीं के जरिए हुई। और उसके बाद फिर ये किसके अंदर चले गए, पुरिया नैथानी, आपके
पुरियाने थानी जी फिर कहाँ आ गए, राज दरबार में एज ए सेनापति और एडवाइजर किसके आ गए, आपके फतेहपति शाह के ये आ गए। अब अब हम इनको क्यों पढ़ लें। अब देखिए जो मुगल है वो एक कर लिया करते थे जिसका नाम था जजिया कर। जजिया कर, और ये कर क्या था, इफ़ यू आर मुस्लिम तब तो आपको ये नहीं देना है, अगर आप हिंदू हैं तो आपको ये कर देना है। और ये किसने लगाया था उस समय पे, औरंगजेब। और उनका कंटेम्प्रेरी भी कौन चल रहा है, औरंगजेब चल रहा है। कहाँ, मुगल शासन में, यानी कि दिल्ली में आपका कौन बैठा है अभी, औरंगजेब बैठा है। तो उत्तराखंड की जो जनता थी, मोस्टली जो गढ़वाल की जनता थी, जजिया कर से क्या थी, परेशान थी। और वैसे ही इतने सारे जो टैक्सेस थे आम जनता पे लगे हुए थे, गढ़वाल ने खुद लगाए थे, और उसके बाद टैक्सेशन वगैरह काफ़ी हाई था। तो और ऊपर से एक और कर लगाना पड़ा, तो राजा थोड़े चिंतित थे कि यार ये किस प्रकार का कर लगाने जा रहा है। उस समय तक उत्तराखंड की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो उतनी ज़्यादा भी नहीं थी, तो हर एक व्यक्ति का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो इस वजह से पुरिया नथानी जी ने इसका क्या निकाला, एक सॉल्यूशन निकाला। ये बात है आपकी 1680 की। कब की बात है, 1680 की बात है, ठीक है। और पुरिया थानी जी क्या थे, इससे पहले भी दिल्ली जा चुके थे, इससे पहले भी वो कहाँ जा चुके थे, 1668 पे, मतलब 1668 में वो कहाँ जा चुके थे, आपके दिल्ली। वो एक बार और क्या कर चुके थे, भ्रमण पे जा चुके थे, और किससे मिल चुके थे, औरंगजेब से वो मिल चुके थे, ठीक है। औरंगजेब में मतलब उससे उनकी भेंट हो चुकी थी, ठीक। तो जब वो 68 में कहा किससे मिलने गए, औरंगजेब से मिलने गए, तो औरंगजेब उनकी बुद्धिमत्ता से ना बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इम्प्रेस हुआ, ठीक है। क्या हुआ, उनकी बुद्धिमत्ता से वो बहुत इम्प्रेस हुआ। तो पुरिया नथानी जी ने थोड़ा सा अपना यहाँ क्या डाल दिया था, फर्स्ट मीटिंग पे अपना इंप्रेशन डाल दिया था, लेकिन बात बनी नहीं। वो पहले भी जजिया ही बंद कराने गए थे, लेकिन उस समय पे बात बनी नहीं, तो जजिया को क्या नहीं करा पाए, बंद नहीं करा पाए। तो अब वो जब सेकंड विजिट पे अपने जाते हैं 1680 में, अब कहते हैं कि 1680 में जब वो औरंगजेब के कहाँ गए, औरंगजेब के दरबार में गए, औरंगजेब के जब वो कहाँ गए, दरबार में गए, तो वहाँ उन्हें खाना खिलाया गया, दस्तरखान में भी उसको आराम से बिठा के 56 भोगों के साथ उनको खाना खिलाया गया। तो जब उन्हें थाली दी गई तो उन्होंने सारा खाना खा लिया अपनी थाली का, ठीक है। सारा खाना क्या कर लिया, खाना खा लिया। लेकिन लास्ट में जब उन्होंने खाना खाया तो प्लेट जो उनके पास थी, थाली जो थी, जो प्लेट थी, उन्होंने उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। तो औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया, औरंगजेब क्या हो गया, एंग्री हो गया। औरंगजेब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो गुस्सा क्यों हुआ कि यार हम तुम्हारी इतनी आवभगत कर रहे हैं, अतिथि परमो धर्म वाला हम आपको वो दिखा रहे हैं, अतिथि देवो भव वाली आपको एकदम इज्जत दे रहे हैं, और आप खाना खा के हमारी थाली फेंक दे रहे हो, ये तो बिल्कुल ऐसे आपके डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो गई। तो औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया। तो पुरिया नथानी जी इस पे बोलते हैं कि अरे साहब माफ़ कर दीजिए, ये हमारी आदत है, ठीक है। अब आदत है तो आदत है बोलने से क्या हुआ, औरंगजेब बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसी आदत है कि खाना खाओ और उसके बाद प्लेट फेंक दो, और तुम यहाँ मेरा जजिया बंद कराने आए हो और कह रहे हो कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और कह रहे हो कि खाना खाने के बाद हम प्लेट फेंक देते हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो पुरिया नथानी जी बोलते हैं साहब, हमारे यहाँ जो खाना खाते हैं ना, तो पत्तियों में खाना खाते हैं, पत्तियों में क्या किया जाता है, खाना खाया जाता है। तो खाना खाने के बाद हम उन पत्तियों को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो बर्तन धोने का तो कोई वो ही नहीं बचता, और हमारे राज्य में इतनी प्रॉस्पेरिटी है नहीं कि सबके घरों में क्या आ सके, बर्तन आ सके। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पत्तियों में खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हम उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो औरंगजेब को बड़ा वो हुआ। वैसे औरंगजेब काफ़ी वो था, बिल्कुल ऐसे कोई इमोशन नहीं थे उसके अंदर, बड़ा ऑर्थोडॉक्स और एकदम अपनी बात पे अड़े रहने वाला आदमी था। लेकिन उसको ये बात सुन के उसे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये सच में इतने गरीब हैं, क्या कहते हैं कि पत्तियों में खाना खा रहे हैं। तो उस समय औरंगजेब ने कहा चलो ठीक है यार, तुम इतने गरीब हो, तुम्हारा राज्य इतना वो स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं तुमसे जजिया कर नहीं लूंगा। उसने ये तो बोल दिया कि मैं तुमसे जजिया कर नहीं लूंगा। अब पुरिया थानी जी आते हैं वापस, ठीक है। पुरिया थानी जी कहाँ गए, वापस आ गए। वापस आए तो औरंगजेब ने इनके पीछे अपनी एक छोटी सी आर्मी, मतलब जो स्पाई थे इनके, उनको भेज दिया कि अरे जाओ जरा देख के आओ जो इनका राज्य है, जो इनका स्टेट है, वहाँ सच में ऐसा ही है क्या, कहते हैं कि ये लोग खाना खा के पत्तियों में खाना खा रहे हैं, और इनके बाद मतलब इतनी गरीबी कि इनको पत्तियों में खाना खाना पड़ रहा है। तो पुरिया नेतानी जी इतने ज़्यादा कटोल थे, ये पहले से ही प्लानिंग करके गए थे। अपने पूरे स्टेट में इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जब भी मैं वापस आऊँ तो सारा स्टेट मुझे, जो भी जहाँ भी लोग हैं, सब पत्तियों में खाना खाते हुए देख
दिखने चाहिए। तो सेम इसी बाहर पे हुआ, तो जब स्पाई स्पाई आए किसके, औरंगजेब के, उन्होंने देखा अरे यार यहाँ तो हर कोई पत्तियों में खाना खा रहा है। तो इस तरीके से जजिया कर से मुक्ति दिलाई थी पुरियाने थानी जी ने अपनी बुद्धिजीवी का क्या देते हुए, एक उदाहरण देते हुए। ठीक, तो ये थी हमारी पुरियाने थानी जी की एक छोटी सी कहानी, उनके जो बुद्धिमत्ता की जो उनकी एक छोटा सा उदाहरण था, वो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था जजिया को गढ़वाल से समाप्त करवाया था। ठीक, अब आते हैं हम सिख वर्सेस गढ़वाल में। किस पे? सिख वर्सेस गढ़वाल। ठीक, अब सिख तो आ गए थे आपके 1675 में, कौन आए? गुरु राम राय आए। ठीक है, बट 1687 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1687 में। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। और इसके बाद जो गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु गोविंद सिंह। कौन आते हैं? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, अब ये है उत्तराखंड आपका। ठीक, ये है उत्तराखंड, कुमाऊं, ये गढ़वाल। ये वाला इलाका हमने पहले बताया था, कौन सा? सिरमौर वाला इलाका। ठीक, ये कौन सा इलाका? सिरमौर वाला। ये दापा वाला क्षेत्र, ये आप गढ़वाल के अंदर ही, मतलब इसका कंट्रोल जो रहता है, जो रहता है वो किसका रहता है? गढ़वाल पे, इस पे कंट्रोल रहता है। अब एक रीजन आता है यहाँ इधर साइड से। ठीक है, इधर साइड पे हमको देखने को मिलता है बिलासपुर। क्या? बिलासपुर। और सिरमौर के राजा मंदाता प्रकाश। ठीक, सिरमौर के राजा कौन? मंदाता प्रकाश। बिलासपुर के राजा कौन? भीम सिंह। कौन? भीम सिंह। ठीक है तो अब जब गुरु गोविंद सिंह जब अराइव करते हैं तो पौंटा साहिब यहाँ पर एक जगह पड़ती है। पौंटा साहिब पे क्या पड़ती है? एक जगह पड़ती है। यहाँ पे कौन है? गुरु गोविंद सिंह अपना क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार जो भीम सिंह थे, जब गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए थे, तो भीम सिंह और गुरु गोविंद सिंह की मुलाकात हुई होगी किसी, या वो उनके दरबार में आएंगे, या कोई ना कोई एक दूसरे के दरबार में गया होगा। तो जो भीम सिंह है, जो भीम सिंह है, उनको गुरु गोविंद सिंह का हाथी बड़ा पसंद आ गया था। गुरु गोविंद सिंह का क्या? हाथी उनको क्या आ गया था? बड़ा पसंद आ गया था। तो जब भीम सिंह ने गुरु गोविंद सिंह से वो हाथी मांगा, तो गुरु गोविंद सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको अपना हाथी नहीं दूंगा, ये मेरा हाथी है करके उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो इस बात से बड़ा भीम सिंह को क्या आया? गुस्सा आ गया। तो अब भीम सिंह को क्या हुआ? सिरमौर वालों पे गुस्सा आया, क्योंकि जो पौंटा साहिब है उस समय पे ये बॉर्डर शेयर करता था गुजरात, ये सॉरी, गढ़वाल और सिरमौर वाले पे। तो उसने कहा कि यार ये बाहर से आए हुए हैं और ये हमारे इलाके में आके मैं इनसे हाथी मांग रहा हूँ और ये मुझे हाथी नहीं दे रहे। तो मंदाता प्रकाश से भी बिलासपुर का राजा भीम सिंह क्या हो गया? गुस्सा हो गया। और आपका जो पौंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह थे, उनसे भी वो गुस्सा हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या नहीं करा, हमारा, मेरे को हाथी नहीं दिया। इस वजह से वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया। तो अब क्या होता है अब देखिए, अब ये तो बात होगी, गुस्सा हो गई, ये गुस्सा हो गई, इनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्या होगी? गड़बड़ होगी। अब क्या होता है? अब क्या होता है आपका? सिरमौर पे कौन आक्रमण करता है? सिरमौर पे आक्रमण करता है आपका कौन? फतेहपति शाह। कौन आक्रमण करता है? फतेहपति शाह क्या करता है? आक्रमण कर देता है। फतेहपति शाह क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण में सिरमौर की सहायता कौन करते हैं? सिख गुरु करते हैं। कौन करते हैं? सिख गुरु करते हैं। तो इस युद्ध का कोई रिजल्ट तो हमें देखने को नहीं मिलता कि क्या हुआ, लेकिन इतना हमें देखने को मिलता है कि 1685 में क्या हुआ था? सिरमौर का जो क्या, सिरमौर पे क्या हुआ था? सिरमौर वर्सेस क्या हुआ था? गढ़वाल हुआ था। ये हमें देखने को मिलता है। अब इसमें हमें ये, हमने अभी कहा कि 1687 में जिनकी मृत्यु हो गई थी, गुरु राम राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो अब 1685 में गुरु गोविंद सिंह तो होंगे नहीं, क्योंकि उनके बाद तो वो आए होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो युद्ध हुआ होगा ये गुरु राम राय के रेन पे हुआ होगा। लेकिन जब गुरु राम राय ने इनकी सिरमौर की सहायता कर दी, तो गढ़वाल से क्या हो गया? उनके थोड़े से रिश्ते क्या हो गए? अब खराब हो गए सिखों के। ठीक है, तो अब गढ़वाल, अब देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से बदलेगी। ठीक है, ये आपका सिरमौर पौंटा साहिब वाला इलाका है।
और ये आपका बिलासपुर वाला इलाका है, यानी कि जहाँ भीम सिंह अभी क्या कर रहा है आपका, और ये दापा क्षेत्र हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, दापा क्षेत्र ये वाला ये हो गया, ठीक है। और ये गढ़वाल है। अब सिरमौर से जब लड़ाई की तो सिखों ने इनकी कर दी हेल्प कर दी, ये वाला इलाका मान लीजिए सिखों का है, तो इन्होंने सिरमौर की हेल्प कर दी, और गढ़वाल को गढ़वाल वर्सेस क्या हो गया, सिरमौर हो गया। तो गढ़वाल वाले अब सिखों से भी गुस्सा, सिरमौर वालों से भी गुस्सा, ठीक है। तो अब गढ़वाल पे कौन है, फतेहपति शाह है। अब इनको क्या करना था, सिरमौर वाला इलाका जीतना था। अब उसके लिए पड़ोसी बिलासपुर से क्या होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। और बिलासपुर और इनका हम पहले देख चुके हैं कि गुरु गोविंद सिंह से क्या मांगा, हाथी मांगा, तो दिक्कत हो गई है। अभी 87 से आगे की बात चल रही है, ठीक है। युद्ध हमने देख लिया, सिरमौर का युद्ध कब हुआ था, 1685 में हुआ था, वो हमने देख लिया। अब उससे आगे की बात चल रही है, गुरु रामराज की डेथ हो गई, गुरु गोविंद सिंह यहाँ आ गए हैं। तो गढ़वाल वाले क्या करते हैं, बिलासपुर के जो भीम सिंह है, बिलासपुर के जो भीम सिंह है, उनकी उनके बेटे से अपनी बेटी की क्या कर देते हैं, रिश्ता क्या कर देते हैं आपका, जोड़ देते हैं, ठीक है। रिश्ता क्या कर देते हैं अपना, फिक्स कर लेते हैं। अब होती है शादी। अब तब तक थोड़ा बहुत क्या हो गया था, सिख और गढ़वाल के भी रिश्ते थोड़े ठीक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने 3 गांव भी राम राय को दिए थे, तो चलो ठीक है, वो वाला थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला हिसाब हुआ, तो थोड़ी नॉर्मलाइज कंडीशन हो गई। तो अगर अब गढ़वाल रीजन पे शादी हो रही है, तो पोंडा साहिब वगैरह सारा इलाका कहाँ आता है आपका, देहरादून वाले इलाके में आता है, तो निमंत्रण इनविटेशन भेजा जाएगा, ठीक है। राजा की बेटी की शादी है, तो इनविटेशन तो आएगा। तो गुरु गोविंद सिंह को भी इनविटेशन गया। अब हो रही है शादी कहाँ, गढ़वाल के अंदर। किस किस की हो रही है, भीम सिंह और भीम सिंह और किसकी शादी शादी हो रही है, भीम सिंह वर्सेस फतेहपति शाह का, मतलब बेटो बेटी की क्या हो रही है, शादी हो रही है। मतलब इनका क्या हो रहा है, एक दो राज्यों के बीच रिलेशन स्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, ऐसा हम मान के चले। तो अब क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह ने, किन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने गिफ्ट भेजे किसको, फतेहपति शाह को। किसको भेजे, फतेहपति शाह को क्या भेजे, गिफ्ट भेजे। ठीक है, शादी हो रही है, तो लड़की की शादी है, तो गिफ्ट भेजा होगा। लेकिन भीम सिंह को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। भीम सिंह ने कहा, अगर गुरु गोविंद सिंह ने ये गिफ्ट भेजे हैं, और फतेहपति शाह को बोला कि तुम अगर इन गिफ्ट को क्या करते हो, इन गिफ्ट को तुम एक्सेप्ट करते हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं लूंगा, हम जा रहे हैं शादी ले बारात लेके वापस। अब राजा की बेटी की शादी है, और लड़के के बाप ने ये शर्त रख दी है कि अगर तुमने गुरु गोविंद सिंह जी के गिफ्ट को अगर एक्सेप्ट करा, तो हम क्या कर देंगे, शादी वापस लेके जाएंगे। तो उन दिनों शादी वापस जाना इज अ वेरी डिफेमिंग थिंग। मतलब क्या हो जाता था कि राजा की बेटी की बारात वापस चलेगी, तो ये बहुत ज़्यादा होता। तो फतेहपति शाह ने मजबूरी में गुरु गोविंद सिंह के दिए हुए गिफ्ट क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, और क्या कर दिया, शादी को क्या कर दिया, शादी हो गई, क्या संपन्न हो गई, ठीक है। शादी क्या होगी, संपन्न हो गई। तो इस बात से क्या होगी, गुरु गोविंद सिंह क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। क्या हो गए, गुरु गोविंद सिंह क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, गुस्सा हो गए। और इसी गुस्से और इसी टर्मोइल का रिजल्ट बना क्या, 1689 में इसी गुस्से का रिजल्ट क्या आया, भंगाड़ी का युद्ध। क्या, भंगाड़ी, भानगढ़ी भी कहते हैं, भानगढ़ी का युद्ध हुआ। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ, फतेहपति शाह वर्सेस गुरु गोविंद सिंह के बीच ही क्या हुआ, युद्ध हुआ। और कहते हैं कि इसमें गुरु गोविंद सिंह क्या हो गए थे, जीत गए थे, ठीक है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने क्या नहीं किया, वो नहीं किया, आधिपत्य नहीं दिया, वो अपने इलाके पे सीमित रहे, जो उनको गांव दान दिए थे वो उसी पे रहे। लेकिन फतेहपति शाह को इन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है। और इसकी जानकारी, इस युद्ध की जानकारी हमको कौन से एक नोवेल से मिलती है, मतलब आत्मजीवनी है ये किनकी, कोई विचित्र नाटक। और ये विचित्र नाटक किसने लिखा है, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह की क्या है ये, आपकी ऑटोग्राफी है। और इस ऑटोबायोग्राफी में हमको 1689 में भांगड़ी का युद्ध हुआ था, इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हमने सिख वर्सेस वो भी देख लिया, और आपका ज्ञानचंद के साथ जो युद्ध हुआ था, जिसमें नंदा देवी की वो आई थी आपकी सॉरी, मूर्ति आई थी, वो भी हमने देख लिया। अब एक इंसिडेंट और होता है 1710 में। अब चंद राजा चेंज हो गया है,
अब क्या हो गया, चंद राजा चेंज हो गया, और चंद राजा कौन है अब, जगत चंद है। क्या है, जगत चंद है। ठीक है, जगत चंद है। 1710 में जब जीते, जगत चंद फिर से जीत गया, फतेहपति शाह से जगत चंद हुआ, तो जगत चंद फिर से जीत गया। तो इस जगत चंद ने क्या किया था, जो श्रीनगर है, श्रीनगर है, श्रीनगर है, इस श्रीनगर को दान में दे दिया था। श्रीनगर को कहते हैं दान में दे दिया था, किसको, सॉरी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गलत होगी, मैं कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हुआ था। 1710 में जो युद्ध हुआ था उस समय राजा जगत चंद ही थे आपके। राजा कौन थे, जगत चंद ही थे कुमाऊं में। लेकिन ये युद्ध जीता फतेहपति शाह ने था। ये युद्ध किसने जीता था, फतेहपति शाह ने जीता था। और फतेहपति शाह ने जब जीत गए थे, तो हर्षोल्लास में आके ना बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम को, एक गांव को क्या कर दिया था, दान कर दिया था। क्या कर दिया था, एक गांव को क्या कर दिया था, गांव को क्या कर दिया था, दान कर दिया था बद्रीनाथ मंदिर को। ठीक है, तो ये काफी अच्छा, 12 वर्षों के स्ट्रगल के बाद फतेहपति शाह की क्या हुई थी, विन विन उन्होंने क्या किया था, जीते थे वो आराम से 1710 में जाके। ठीक है, ये हमने पढ़ा फतेहपति शाह के जीवन के बारे में। और फतेहपति शाह के जो रीन था, फतेहपति, आप एक काम कीजिए, जो ये बद्रीनाथ धाम वाला पॉइंट मैंने बताया था कि बद्रीनाथ धाम को वो दान में दे दिया था, ये पॉइंट थोड़ा सा वो है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो इसको आप भूल जाइए, ये नहीं है। तो आप इतना याद रखिए कि 1710 में आखिरकार चंद राजा जगत चंद के खिलाफ कौन जीत गए थे, फतेहपति शाह जीत गए थे। तो जो अब देखिए फतेहपति शाह क्या है, 1664 से लेके 1716 तक क्या करते हैं, अपना कार्यभार वो संभालते हैं। और इनकी जो रीन है, इसको क्या बोला जाता है, गढ़वाल का स्वर्ण युग। क्या बोला जाता है, गढ़वाल का स्वर्ण युग बोला जाता है इनके रीन को। और किसके रीन को, फतेहपति शाह के रीन को। यानी कि इन्होंने अपने जो राजकाज था उसको चलाने में ना बहुत इन क्या क्या थे, बहुत लीनियनली चलता था, जनता ज़्यादा परेशान नहीं होती थी, टैक्सेशन ज़्यादा हैवी नहीं थे, पुराने थाने जी का पूरा इनको क्या था, सपोर्ट था। तो इस वजह से जनता जब खुश होती है तो इस रीन को क्या बोला जाता है, गोल्डन एज बोला जाता है। तो गोल्डन एज ऑफ गढ़वाल किसके रीन पे थी, वो थी फतेहपति शाह के रीन में थी। और फतेहपति शाह को गढ़वाल का, एक तो हम पढ़ के आ गए शिवाजी बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं आपका अकबर, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन 3 नामों से भी इनको क्या बोला जाता है, इनको नाम दिया जाता है। वैसा क्यों बोला जाता है, जो फतेहपति शाह थे ये लिटरेचर के बड़े क्या थे, प्रेमी थे, मतलब इनको फिलोसफी लिटरेचर पढ़ना इनको काफ़ी पसंद था। तो इनके दरबार में नवरत्न थे, इनके दरबार में क्या थे, नवरत्न थे। अब जिस प्रकार से शिवाजी के पास अष्टाध्यायी थे, अकबर के पास भी नवरत्न थे, और विक्रमादित्य के दरबार में भी क्या थे, नवरत्न थे, तो इस वजह से इनको कंपेयर भी किया जाता होगा। तो इनके दरबार में भी क्या थे, नवरत्न थे। तो उन नवरत्नों का नाम वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से उनको भी जान लेना हमारे लिए थोड़ा क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला नाम है सुरेशानंद, सुरेशानंद बर्थवाल, एक तो ये थे। दूसरे हैं खेतराम धसमाना। तीसरे हैं आपकी रुद्रदत्त की मोठी। अगले हैं वासवानंद बहुगुणा, वासवानंद बहुगुणा। अगले हैं शशिधर डंगवाल, शशिधर डंगवाल। अगले हैं आपके सहदेव चंदोला, सहदेव चंदोला। अगले हैं हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त थपलियाल। अगले हैं कीर्तिराम कंडोला, कीर्तिराम कंडोला। और लास्ट है आपके हरिदत्त नौटियाल, हरिदत्त नौटियाल। तो ये आपके नवरत्न है
इनका नाम वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट आजकल इसलिए इसमें से आपको 4 नाम दे दिए जाएँगे और फिर मतलब 3 नाम तो इन 2 नाम इनमें से होंगे और 2 नाम आपको अलग दे दिए जाएँगे ऑप्शन में और उसके बाद बोला जाएगा कि इनमें से कौन फ़तेह शाह के नवरत्नों में शामिल थे। तो उस समय अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। वैसे यूकेएसएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन आना थोड़ा-सा टफ है, लेकिन यूकेपीएससी जब आप देते हैं तो वहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन आना अब बड़ा संभव है। वैसे यूके ट्रिपल एससी भी पूछ सकता है, वो भी अब काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगा है। तो इस वजह से अपनी तैयारी को हम आगे एक कदम आगे रखते हुए इसको भी हम थोड़ा-सा अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक? तो इस प्रकार से फ़तेह शाह ने अपने-अपने जीवन में क्या किया था, सारा कुछ किया था और जब हमने अभी जब गुरु राम राय जी के बारे में पढ़ा था, हमने गुरु राम राय जी के बारे में ही पढ़ा था कि 67 में क्या हो गई थी 1687 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इनकी डेथ को लेके 1699 में कब 1699 में एक झंडा ले इनकी याद में मतलब एक मेला कराया जाता है देहरादून में जिसका नाम है झंडा मेला। झंडा मेला और सर्वप्रथम ये कब हुआ था 1699 में हुआ था झंडा मेला और किसने कराया था पंजाब कौर ने। पंजाब कौर ने क्या कराया था ये मेला कराया था और ये पंजाब कौर थी गुरु रामजय जी की पत्नी जी थी। उन्होंने ही क्या कराया था आपका ये झंडा मेला शुरू कराया था और एक ही पॉइंट हमारा बचा था वो भी अब हम कवर कर चुके हैं और अब लगभग हमने फतेहपति शाह जी के बारे में सारी जानकारी लगभग हमने क्या कर ली है प्राप्त कर ली है। यदि कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और यदि कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।